आप सभी को नमस्कार। मैं प्रॉपर्टी पर पटना से गौतम कुमार। आप सबको ढेर सारी बधाई नववर्ष के शुभ अवसर पे। आज मेरे साथ राजेश सर हैं। इनका 10 साल का एक्सपीरियंस है रियल एस्टेट का। इन्होंने पटना, दिल्ली एनसीआर, साथ में उत्तराखंड में जैसे कि ऋषिकेश, हरिद्वार में बहुत सारी प्रॉपर्टी में डील किए हुए हैं। इनके आज की डेट में 1000+ कस्टमर हैं जिन्होंने इनसे प्रॉपर्टी लिया है और आज की डेट में वो सेटिस्फाई हैं, हैप्पी हैं। तो चलिए मैं इनसे बात करता हूँ। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले जितने भी व्यूअर्स हैं, जो बायर्स हैं, सभी लोगों को मैं नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। नया साल आप लोगों के लिए बहुत मंगलमय हो, यही कामना करता हूं, यही भगवान से प्रार्थना करता हूं। पहले आप अपने बारे में बताइए कि आपका बैकग्राउंड क्या रहा है और आप रियल एस्टेट सेक्टर में कैसे आए? देखिए, रियल एस्टेट सेक्टर कोई मेरी प्लानिंग नहीं थी कि मैं रियल एस्टेट सेक्टर ज्वाइन करूंगा, क्योंकि मेरा पहले जो बैचलर रहा इंजीनियरिंग में रहा, IT सेक्टर था मेरा। फिर मैंने MBA मार्केटिंग से किया, एक अच्छे कॉलेज से किया, मार्केटिंग पुणे से किया है। देर आफ्टर मैंने दिल्ली में तकरीबन 3-4 साल मैंने जॉब किया और फिर सडनली मुझे अपॉर्चुनिटी मिला रियल एस्टेट ज्वाइन करने का, वो भी पटना मार्केट। मैं पहले पटना कभी आया नहीं था कि पटना का मार्केट कैसा है, पटना का लोकेशन कैसा है, पटना के बायर्स का नेचर क्या है, ये मुझे कुछ भी नहीं पता था। हाँ, मार्केटिंग में एक्सपीरियंस था, बट रियल एस्टेट और पटना का मुझे नॉलेज नहीं था। बट एक मुझे अपॉर्चुनिटी मिला, थोड़ा सा इफ बट्स हुआ कि जाऊँ ना जाऊँ, क्या करूँ, रियल एस्टेट ज्वाइन करूँ नहीं करूँ। बट मैंने डिसाइड किया कि मुझे जाना है, पटना लोकेशन में काम करना है, बिहार के लोकेशन में काम करना और रियल एस्टेट सेक्टर में काम करना है। और वहाँ से तकरीबन 2012 से मैं रियल एस्टेट सेक्टर पटना, मतलब बिहार के लोकेशन में मैंने काम स्टार्ट किया। और बिहार से मैंने यहाँ से दिल्ली NCR, बेंगलुरु, पुणे, मुंबई, उसके बाद आपको जैसा आपने बताया उत्तराखंड, इनफैक्ट मैंने 2-4 प्रॉपर्टी यहाँ से दुबई की प्रॉपर्टी भी बेची है। तो यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ के जो लोग हैं उनको मैंने सर्विस देना स्टार्ट किया। 2012 से मैं ये रियल एस्टेट सेक्टर ज्वाइन किया। आप सबसे पहले हमारे जैसे जो न्यू कमर्स हैं, जो रियल एस्टेट में आए हैं, आप हम लोग क्या सजेशन देना चाहें कि हमारा ये काम बढ़िया से चले, हम लोग बढ़िया से काम कर सके? देखिए, मार्केट बहुत कॉम्पिटिटिव है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मार्केट बहुत कॉम्पिटिटिव है, लोगों का फेथ कम है रियल एस्टेट में। लोग नए लोग आते हैं, उनको ये लगता है कि बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है ही अपॉर्चुनिटी। बट कहीं ना कहीं आपको पैसेंस रख करके काम करना पड़ेगा, इथिकल वर्क करना पड़ेगा। जो आपके साथ एसोसिएट हो रहे हैं उनको एक अच्छा सजेशन देना पड़ेगा। और उससे पहले सबसे पहली चीज़ क्या है कि आपको एक अच्छा प्रॉपर नॉलेज लेना पड़ेगा, तभी आप आगे इस रियल एस्टेट सेक्टर में सर्वाइव कर सकते हैं और अच्छे से काम कर सकते हैं। आज तक आपके द्वारा, जैसे कि मैंने तो बताया कस्टमर व्यूअर को, आप अपने बताइए कि आपके कितने कस्टमर आज तक में बने हैं और क्या वो सेटिस्फाई हैं या फिर नहीं? ये कस्टमर्स दो तरह का है। एक तो कस्टमर्स वैसे हैं जिनको मैंने बेचा है और उनको हमने बेचा है और आज के डेट में वो सेटिस्फाइड कस्टमर हैं। यहाँ पटना से लेकर के दिल्ली NCR में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स है, गुड़गांव, गाजियाबाद, नोएडा, रिपीटेड बिल्डर का लाइक कॉमर्शियल, रेसिडेंशियल प्लॉट, सारी चीज़ें मैंने बेचा है। और दूसरा हो गया इनडायरेक्ट इन द सेंस जो जिन्होंने मेरे से नहीं भी लिया, बट उनकी सर्विसेज, अगर उनका कॉल आता है, कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, कुछ सर्विसेज चाहिए होता है। जैसे हाल फिलहाल में 2-4 ऐसे कस्टमर्स हैं जिन्होंने बहुत सिटी में फ्लैट खरीदा, मेरे से नहीं किसी और से खरीदा, बट उनको ये नहीं पता था कि आगे का प्रोसेस कैसे करना है, लोन कैसे करना है, अपोजिशन कैसे लेना है, रजिस्ट्री कैसे लेना है, आगे रेंट का क्या वो होगा, सारी चीज़ें। तो मैंने उनको एक सर्विस दिया, मैंने उनको सजेशन दिया। इनफैक्ट पर्सनली मैं बहुत बारी पटना से नोएडा विजिट किया उनके लिए, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 4-4 बारी एक कस्टमर के लिए विजिट किया हूँ। वो मेरे बायर नहीं थे, मेरे से नहीं लिया हूँ, बट वो आज के डेट में बहुत अच्छे मेरे एक तरीके से बायर्स बोल सकते हैं। दे ऑल आर सेटिस्फाइड कस्टमर्स, मतलब बहुत अच्छे से सेटिस्फाइड है। और तकरीबन जैसे मैंने पहले बोला कि 2012 से अभी तक अच्छी खासी प्रॉपर्टी बेचा है मैंने। बट मैं उसको बेचना नहीं बोलूँगा, मैं ये बोलूँगा कि अच्छी खासी प्रॉपर्टी मैंने लोगों को सजेस्ट किया है। और आज के डेट में 100% तो कोई ये नहीं बोलेगा, हाँ, लेकिन ये बोल सकता हूँ मोर देन 90% कस्टमर्स ऐसे हैं जो सेटिस्फाइड हैं। जो 10% हैं वो अनवाइड नहीं है, लेकिन हाँ, वो उनको भी हम अच्छे से सर्विस दे रहे हैं और डेफिनेटली वो एक दिन हैप्पी कस्टमर मेरा बनेंगे। एक नॉर्मल सवाल हमारी तरफ से ये है कि क्या आज के डेट में जो कस्टमर है उनको क्या प्रॉपर्टी लेना चाहिए जो 2023 के अंदर में, इसके बारे में आपकी क्या राय है? किस प्रकार की प्रॉपर्टी लेना चाहिए? लैंड लेना चाहिए या घर लेना चाहिए या कमर्शियल में जाना चाहिए? इसका क्या फायदे हैं, क्या आप हमें बता सकते हैं?
देखिए, कस्टमर्स को सबसे पहले अपनी उसकी नीड समझनी चाहिए, उसकी नीड क्या है, जरूरत क्या है। सबसे पहला चीज क्या है कि वो रेसिडेंशियल, कॉमर्शियल प्लॉट्स बाइफरकेट करना होगा, उनका बजट बाइफरकेट करना होगा, उनको लोकेशन बाइफरकेट करना होगा, उनकी जरूरत क्या है, किस हिसाब से वो प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, वो पहले उनको बाइफरकेट करना होगा। और आप जैसे लोग जो बैठे हुए हैं प्रॉपर्टी पर पटना, और अच्छे अच्छे जो लोग बैठे हुए हैं, वो उनको रिकमेंड करेंगे कि सर आपके लिए ये प्रॉपर्टी अच्छी है। बट मैं अपने इनसे ये बोलूंगा कि कोई भी प्रोजेक्ट लेने से पहले, अगर वो रेजिडेंशियल हो, कॉमर्शियल हो या प्लॉट्स हो, कोई भी चीज आप कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आप उसकी पूरे अच्छे तरीके से R&D कीजिए। R&D का मतलब क्या होता है यहाँ पे, कि रेरा अप्रूव्ड है या नहीं है। दूसरा क्या है, लीगल कंप्लाइंसेस उसके, मतलब जो भी है वो सही है या नहीं है। थर्ड वन इज बिल्डर बैकग्राउंड, उसका बिल्डर का बैकग्राउंड कैसा है। जनरली मैंने बिहार में ट्रेंड देखा है कि पहले लोग अम्रपाली का नाम जानते थे और आज के डेट में गौर का नाम जानते हैं, उसके अलावा कोई अच्छे बिल्डर्स का नाम नहीं जानते हैं। तो बहुत सारे अच्छे बिल्डर्स ऐसे हैं जिनका नाम हम लोग नहीं जानते हैं, यहाँ के बायर्स नहीं जानते हैं, बट उसको आप अप्रोच कर सकते हैं। अच्छे बिल्डर्स हैं, लाइक APA हो गया, ATS हो गया, टाटा हो गया, गोदरेज हो गया, आप उनको चूज कर सकते हैं। बट बिफोर प्रोसीडिंग आप ये सारी जो कंप्लाइंसेस, लीगल हो गया, रेरा हो गया, ये जरूर आप देखिए। और स्पेशली बिल्डर का बैकग्राउंड तो जरूर आप देखिए कि बिल्डर ने पास में क्या किया, या जब वो रियल एस्टेट में से पहले उसकी क्या एक्सपीरियंस रही है, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है या नहीं है। ये सब सारी चीजें चेक करना बहुत जरूरी है किसी भी प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उससे पहले। आपको मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, कौन सी प्रॉपर्टी बेस्ट होती है एक जैसे इन्वेस्टर्स के लिए? क्या वो घर के लिए जाना चाहेंगे या फिर कॉमर्शियल उनको लेना चाहिए? किस प्रकार की प्रॉपर्टी उनको लेना चाहिए एक इन्वेस्टर के तौर पर? देखिए, इंडिविजुअल तो दो तरीका होता है, एक होता है इंडिविजुअल, एक होता है इन्वेस्टर। इन्वेस्टर तो मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि आप एज कम्पेयर टू रेसिडेंशियल, जो रेसिडेंशियल है उससे फार बेटर आपका कॉमर्शियल होता है और प्लॉट्स होता है। रेंटल इनकम, आप सेकेंड इनकम अगर आप जनरेट करना चाहते हैं तो आप हमेशा कॉमर्शियल में जाइए, क्योंकि अगर नॉर्मल सी चीज है, ये बहुत बड़ा वो चीज नहीं है कि आप 50 लाख का फ्लैट लेते हैं तो 10,000 रुपया रेंट आता होगा। कहीं पे भी जाइए, जो रेंटल आपका हार्डली 1 से 2% का रेसिडेंशियल का रेंटल इनकम है, बट वही अगर 50 लाख की अगर आप कॉमर्शियल लेंगे तो आपको 10,000 की बजाय 20,000 रुपया रेंट आएगा। और एक रेसिडेंशियल में हमेशा डेप्रिसिएशन आता है, कॉमर्शियल में ये डेप्रिसिएशन देखने को बहुत कम मिल रहा है। आप किसी भी मार्केट में, पटना मार्केट में ले लीजिए, नोएडा का मार्केट ले लीजिए, या पटना सिटी जो पुराना है वहाँ पे भी आपको जितने दुकानें हैं सब चल रही हैं। इनफैक्ट आप पुरानी दिल्ली की बात करते हैं, चांदनी चौक की बात करते हैं, हाँ नई दिल्ली बनी, क्योंकि आप पुरानी दिल्ली की दुकानें बंद नहीं हुई। तो हमेशा मैं प्रेफर करता हूँ, सजेस्ट करता हूँ लोगों को कि सेकेंड इनकम जरूर बनाइए। वो कॉमर्शियल से बनेगा, ऑफिस स्पेस लीजिए, दुकानें लीजिए, लेकिन लॉकेबल लीजिए। कोशिश कीजिए लॉकेबल चीज, अगर आपका बजट है तो लॉकेबल चीजें लीजिए, चाहे ऑफिस स्पेस हो चाहे दुकान हो। अगर पटना की बात की जाए, अगर कोई लोग पटना में फ्लैट लेना चाह रहे हो, कौन सी लोकेशन में उनके लिए बेस्ट होगा? सबसे पहला चीज मैं आपसे यही पूछना चाहूँगा। देखिए, लोकेशन तो मैंने पहले भी बोला है कि लोकेशन डिपेंड करता है उनकी नीड के ऊपर, उनकी जरूरत के ऊपर। बट आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और अगर फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात कर रहे हैं तो पूरे पटना के जो सराउंडिंग एरियाज है, तो पास्ट में बेली रोड बहुत अच्छा डेवलप किया है। आज के डेट में जो सगना मोड़ का लोकेशन है बहुत अच्छी डेवलपमेंट है, इनफैक्ट आउट ऑफ रीच है। लोगों के पास अब उतना बजट नहीं है इस लोकेशन में अपना घर, अपनी दुकानें, अपना प्लॉट्स को खरीदें। लेकिन इन फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से मेरी जो पूरी डेवलपमेंट है, सरकार की प्लानिंग है, आपका दानापुर से जो बिहटा जो रोड जा रही है उस लोकेशन में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लो बजट में अगले 4-5 साल की प्लानिंग करके चलिए कि मुझे घर लेना है, प्लॉट लेना है, तो ये लोकेशन इन फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत है। कनेक्टिविटी बहुत अच्छी दे रही है गवर्नमेंट, और इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, बाकी इंडस्ट्री हो गई, तो ये सब चीजें उस लोकेशन में आ रहा है, तो एक अच्छा ग्रोथ होगा। मेरे मतलब एज पर माई नॉलेज वो लोकेशन बहुत अच्छा रहेगा। ये तो पटना की होगी लोकेशन। एक दिल्ली एनसीआर क्योंकि एक ऐसा लोकेशन बताएं जो इन्वेस्टर के लिए कि सबसे बेस्ट हो, उस लोकेशन में लेना है, उनको अप्रिसिएशन ज़्यादा मिले, कल के डेट में रेंटल भी उनको ज़्यादा है, तो वो एक लोकेशन आप हमें ये बताइए जो कि दिल्ली एनसीआर है। दिल्ली एनसीआर का भी लोकेशन नोएडा का तो सैचुरेशन पे है, सैचुरेशन इन द सेंस की अच्छा खासा प्राइस एप्रिसिएट हो चुका है। नोएडा में, प्रॉपर नोएडा की बात करें, नोएडा एक्सटेंशन 2018 मार्केट और 2022 के मार्केट में बहुत फर्क है। जिन्होंने 30 लाख 40 लाख का फ्लैट लिया था 2 BHK, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में आज उनकी फ्लैट की कीमत टेंटेटिवली 60 लाख 65 लाख 70 लाख रुपए के करीब है। जो नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं उनकी भी कीमत तकरीबन इस प्राइस पे ही लॉन्च हो रहा है। और मेरे हिसाब से अगर 4-5 साल का अगर प्लानिंग है उनका, मोर देन 3 years 4 years 5 years की अगर प्लानिंग है,
तो वो यमुना एक्सप्रेस पे ले सकते हैं। यमुना एक्सप्रेस पे एक अच्छी खासी डेवलपमेंट आ रही है, इंडस्ट्री से लेकर के सारी चीज़ें, एक समझने वाली चीज़ है। तो वहाँ पे बहुत बड़े बड़े बिल्डर्स आ रहे हैं, बहुत सारी इंडस्ट्री आ रही है, जेवर एयरपोर्ट आ रहा है, फिल्म सिटी आ रहा है, बहुत सारी कंपनियाँ आ रही है, लाइक आपका फार्मा की 250 कंपनियाँ हैं, उसके बाद जेवर एयरपोर्ट, एजुकेशन से रिलेटेड सारी चीज़ें हैं उसके अंदर। तो अगले 4-5 साल की अगर प्लानिंग करके कोई लेता है प्लॉट्स या रेजिडेंशियल या कमर्शियल, तो बहुत अच्छा, इनफैक्ट ह्यूज एप्रिसिएशन, यू कैन से ह्यूज एप्रिसिएशन उसमें आ सकता है। जहाँ तक मैं जानता हूँ गौर यमुना सिटी को, आपने गौर यमुना सिटी में आपने बहुत सारे प्रॉपर्टी बेचा है, तो क्या उसका रिव्यू रहेगा आपकी तरफ से कस्टमर को, हमारे व्यूअर को बताइए। देखिए, गौर यमुना सिटी को बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, 250 एकड़ की टाउनशिप है, और मैंने बहुत ज़्यादा तो नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन हाँ जितने लोगों को मैंने दिया है उनकी रिव्यू मेरे से ज़्यादा उनसे अगर आप लीजिएगा तो मुझे लगता है कि अगले 3-4 सालों, जो पिछले 3-4 सालों में लिया तो डबल से ज़्यादा प्राइस का एप्रिसिएशन हुआ है, और बहुत खुश हैं वो, बहुत खुश हैं। रीजन क्या है, अच्छी खासी डेवलपमेंट है और एक अच्छी सोसाइटी गौर डेवलप कर रही है, नो डाउट, इसमें कहीं से कोई डाउट नहीं, सारी फैसिलिटी सारी एमिनिटीज के साथ। तो यमुना एक्सप्रेस पे इन फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा रहेगा किसी भी इन्वेस्टर के लिए, और इनफैक्ट इंडिविजुअल के लिए जो रहना भी चाहता है उसमें सारी फैसिलिटी मिलेगी। उस लोकेशन में जितने भी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं सब ऐसे ही आ रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में कोई ऐसी कमर्शियल प्रॉपर्टी जिसको आप लोगों को रिकमेंड करना चाहेंगे कि आपके लिए वो बेस्ट होगा? देखिए, मैंने पहले भी लोगों को बोला हुआ है कि ब्रांडेड चीज़ों के साथ, लाइक गौर हो गया, भूटानी हो गया, टाटा हो गया, गोदरेज हो गया, इनके प्रोजेक्ट्स अच्छे हैं, बिल्डर बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, और एज कम्पेयर टू मुझे लगता है कि जो बाकी बिल्डर्स उससे थोड़ा सा सस्ता भूटानी का रहता है, और टाइमली अच्छा खासा डिलीवर्ड उन्होंने किया है, लीज लगा हुआ है लोगों का, और अभी तक बहुत अच्छी उनकी सर्विस रही है, सब कुछ अच्छा रहा। तो मैं तो रिकमेंड करूंगा भूटानी के प्रोजेक्ट्स में जाएं, बट मैं फिर से एक चीज़ रिपीट कर रहा हूँ, एक कोशिश करे बायर्स की लॉकेबल में जाए, आइदर वो ऑफिस हो या दुकानें हो। वर्चुअल स्पेस को थोड़ा सा अवॉइड करें, अगर बजट हो तो वर्चुअल स्पेस पे ना जाएं, लिक्विडिटी प्लान पे ना जाएं, किसी भी बिल्डर के साथ कोशिश करें कि वो मतलब लॉकेबल ऑफिस स्पेस या दुकान ले जाए। थोड़ा सा जो आपने लास्ट टर्म बोला है लॉकेबल स्पेस या वर्चुअल स्पेस, ये हमारे व्यूअर को थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं? लॉकेबल का मतलब हुआ सिंपल सा वर्ड कि आपके हाथ में चाबी है, आपका जैसे घर है तो आप उसका रेंट लगाइए, आपके हाथ में चाबी हो, आपकी मर्जी, आप यू आर द ओनर। बट वर्चुअल में आप ओनर नहीं है, वो एक डिफाइंड एरिया रहता है, बट सारी चीज़ें मैनेज करता है बिल्डर, और वो लीज लगाता है आगे। तो बट उसमें क्या होगा कि आपके ऊपर डिपेंड, मतलब सारी डिपेंडेंसी आपको बिल्डर के ऊपर होगा कि कल में बेचना है तो कितने में बिकेगा, रेंट लगेगा या नहीं लगेगा। देखिए, एक नॉर्मल सा मार्केट का ट्रेंड है, रेंट लगेगा तो उनका भी लगेगा, और रेंट लगेगा तो लॉकेबल भी लगेगा, रेंट नहीं लगेगा तो वो भी नहीं लगेगा और ये भी नहीं लगेगा। तो एक सिंपल सा जी, मार्केट में ट्रेंड है, जो भी ट्रेंड है रेंट लगेगा, वो 80 रुपये लगे, 50 रुपये लगे, 60 रुपये लगे, 40 रुपये लगे, तो वो लगना ही लगना, या तो आपका लगे या तो बिल्डर लगाए। तो वर्चुअल आपको रीसेल में थोड़ा सा दिक्कत आएगा उसका। आप अपने कस्टमर के बारे में बताएं कि जैसे कहाँ से के लोग हैं जिन्होंने आपसे लिया है, या फिर आपने उनको रिकमेंड किया है, उनको सर्विस दिया है, वो कहाँ के मैक्सिमम लोग? देखिए, मैंने पहले भी बोला हुआ है कि मेरे जो कस्टमर्स हैं 99% कस्टमर्स जो हैं दे बिलोंग्स टू बिहार, वो बिहार के हैं, और उन्हीं को मैंने, चाहे इधर पटना हो, चाहे बेंगलुरु, पुणे या दिल्ली एनसीआर का हो, मैंने उन्हीं को दिया है, और उनकी नीड के हिसाब से, उनकी ज़रूरत के हिसाब से मैंने उनको रिकमेंड किया। बहुत सारे लोग ऐसे भी आए हैं जी, वो मुझे जानते नहीं थे, बट मेरे से बात करने की वजह से मैंने उनको सजेशन दिया कि सर रेजिडेंशियल मत लीजिए, ये लीजिए, मतलब उनकी जो नीड थी उनको मैंने पहले सोचा समझा, उसके बाद उनको मैंने रिकमेंड किया, और आज के रेट में उनको एक अच्छा खासा रेंट आ रहा है और अच्छा खासा प्रॉपर्टी में एप्रिसिएशन मिला है। तो मोस्टली बिहार के ही लोग हैं जिनको मैंने ये रिकमेंड किया प्रॉपर्टी, चाहे पटना या पटना से बाहर हो। कोई लास्ट सजेशन आप अपने व्यूअर को देना चाहें, या हमारे व्यूअर को देना चाहें? मैं लोगों से यही बोलूँगा कि प्रॉपर्टी बाई करने से पहले जो आपके चैनल पार्टनर हैं उनको अच्छे से समझ लें, जो कंपनी जिसकी आप प्रोजेक्ट परचेज कर रहे हैं उसको भी अच्छे से समझें, उनकी सारी लीगल कंप्लाइंसेस लाइक रेरा, बिल्डर बैकग्राउंड, जो मैंने पहले भी बोला हुआ इस वीडियो में, वो तो सारी चीज़ जरूर चेक करें। जो आपके जो चैनल पार्टनर जिनसे आप बात करें, जिससे प्रॉपर्टी ले रहे हैं, उनकी भी नॉलेज जरूर चेक करें कि उनके पास कितना नॉलेज है, कैसा है, उन्होंने कितने लोगों को प्रॉपर्टी बेचा है, उनको लोकेशन में या बाकी चीज़ों का नॉलेज है या नहीं है, इन फ्यूचर में वो सर्विस दे सकते हैं नहीं दे सकते, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। लोग क्या करते हैं, आपको प्रॉपर्टी आपसे आपने उनके थ्रू प्रॉपर्टी लिया, लोन में प्रॉब्लम आ रहा है, बाद में सर्विस आपका फ़ोन नहीं रिसीव कर रहे हैं, तो ये चीज़ एक बहुत मैटर करता है इस सेक्टर में। तो ये जरूर आप चेक करें, मतलब बिफोर बाइंग एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी, आइदर इन पटना और किसी भी लोकेशन।
जी, आपका इस बात से आज आपसे बात हुई से बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई हमारे जैसे रियल एस्टेट वर्कर को, और साथ में जो कस्टमर हैं उनके लिए भी इसके साथ बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई है। ऐसे भी और जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े रहिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। धन्यवाद। और आपका भी बहुत सारी धन्यवाद, आपको भी हैप्पी न्यू ईयर की बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। आप टीम प्रॉपर्टी फॉर पटना को बहुत सारी शुभकामनाएं। आप लोग अच्छे से इथिकल वर्क कीजिए, कहीं गलत कमिटमेंट करने की कोशिश मत कीजिए। कि जनरली मार्केट में ट्रेंड होता है कि लोग बेचने के लिए कुछ भी बोल देते हैं, तो गलत कमिटमेंट, गलत नॉलेज किसी को पास ऑन मत कीजिए। डेफिनेटली अगर बायर्स आपके साथ सेटिस्फाइड होगा तो आपके साथ आएगा, किसी और के साथ नहीं जाएगा। चलिए, शुक्रिया, धन्यवाद।